हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज फार्मेसी। लास्ट वीडियो का रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ दैट इज ऑल अबाउट फार्मा कोर्सेज। है ना, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में जैसे कि मैं फार्मा फील्ड से हूँ, तो मैं फार्मा के एडमिशन या उसके कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो वही वीडियो के साथ मैं आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट फार्मा कोर्सेज। तो एक्चुअली तीन फार्मा कोर्सेज होते हैं। एक होता है डी फार्म, एक होता है बी फार्म और एक होता है एम फार्म। एक्चुअल में आपके प्राइमरी स्टेजेस पे दो ही कोर्स आपके लिए अवेलेबल है अगर आप 12th पास आउट होते हैं, और साइंस स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है। साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो डी फार्म या बी फार्म के लिए। तो दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी एक कोर्स होता है, और एक होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा मतलब 2 साल का होता है कोर्स जिसमें आपको डिप्लोमा दिया जाता है, और बैचलर मतलब डिग्री दी जाती है। ये रहता है आपका 4 साल का, डिप्लोमा 2 साल का और डिग्री 4 साल का। देन उसके बाद है आपका एम फार्मेसी दैट इज मास्टर ऑफ फार्मेसी, है ना। ये रहता है आपका 2 साल का, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका बी फार्म क्वालिफाइड है। अगर आप डी फार्म भी क्वालिफाइड हो तो उसके लिए आप एम फार्म के लिए क्वालिफाइड नहीं होते, आपको डिग्री लेना मस्ट है। उसी के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोला जाता है। दैट इज ग्रेजुएशन कोर्स, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड दैट इज डिप्लोमा कोर्स। जैसे नाम ही इंडिकेट करता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इन शॉर्ट इसको डी फार्म या डी फार्मेसी भी बोला जाता है, इसको बी फार्म या बी फार्मेसी भी बोला जाता है, और इसको एम फार्म या एम फार्मेसी भी बोला जाता है ना। तो हम एक एक करके सबको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहला है डी फार्मेसी। तो डी फार्मेसी दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, जैसे मैंने बताया 2 साल का कोर्स रहता है जिसमें आपको डिप्लोमा दिया जाता है ना। सेम एज ऑफ बी फार्मेसी, मतलब फार्मेसी के का ही कोर्स है, लेकिन ये 2 साल का है। अब इसमें क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 12th साइंस से होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स नहीं चलते। अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स किया उसके बाद आपको साइंस करना मस्ट है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स करने के बाद फिर से 11th 12th अगर साइंस में करते हो तो आप एलिजिबल रहते हो। अगर आप 17 नंबर का फॉर्म भरते हो, एक 17 नंबर का फॉर्म होता है जिसमें आप डायरेक्ट अपना, अगर आर्ट से आए हो तो डायरेक्ट आप 12th का साइंस का एग्जाम देके आप साइंस फील्ड का वो 12th में साइंस कर सकते हो। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो रहते हैं वो एलिजिबल नहीं रहते। एक्चुअली जो पोर्टल रहता है एडमिशन पोर्टल, वैसे कैंडिडेट को वो आइडेंटिफाई कर लेता है और वो लोग एलिजिबल नहीं दिखाते हैं कोर्स के लिए, और एक्चुअल में वो एलिजिबल नहीं रहते। अगर आपको डी फार्म करना है तो आप प्रॉपर 17 नंबर का फॉर्म ना भरे, आप प्लेन साइंस करिए 11th 12th स्टार्टिंग से, है ना। तो आपका एडमिशन पॉसिबल। अगर आप आर्ट भी करते हो तो उसके बाद फिर से आप 11th 12th फिर से करिए साइंस में, तो आप एलिजिबल रहते हो उस कोर्स के लिए। देन उसके बाद आपका साइंस किस फील्ड में, अब क्या होता है, आप 12th करते हो तो उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट आपको चूज करने मिलता है। तो कोई पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी लेता है, मैथ्स ड्रॉप कर लेता है, या एक केस ऐसा होता है, यहाँ पर मैंने वो मेंशन नहीं किया, उसमें क्या होता है, एक बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ड्रॉप कर देते हैं। या तो फिशरी ले लेते हैं या तो आईटी, है ना, उसके सब्स्टिट्यूट में आप आईटी भी ले लेते हैं, या तो फिशरी करके एक कोर्स रहता है, जनरली वो प्रेफर कर लेते हैं लोग। तो उस केस में क्या, तो आप तो बोलेंगे सर आपने पीसीएम और पीसीबी लिखा है तो हम एलिजिबल नहीं है क्या। एक्चुअली वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो, जब कोर्सेज में, डी फार्म में तो नहीं लेकिन बी फार्म में, डी फार्म में आपको पीसीएम पीसीबी कंपलसरी। अगर बी फार्म में जो अभी कंडीशन बताया वो बी फार्म के लिए एलिजिबल है। देन जब मैं बी फार्म में आऊंगा तब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको 12th साइंस होना पीसीएम और पीसीबी के साथ यहाँ मस्ट होता है। उसके बाद एडमिशन कौन कराता है। अब चलो मेरा 12th हो गया, अभी जैसे मैंने बताया कि परसों के दिन रिजल्ट आया, आप पास हो गए, अब बोले अब मेरे को एडमिशन लेना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या। तो उसके लिए कुछ नहीं है, 12th साइंस में आपके अच्छे परसेंटेज बने, आप क्या करो, डीटीई का पोर्टल, डीटीई डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे डीटीई का एक पोर्टल होता है, उसके पोर्टल में नोटिफिकेशन अभी तो आने का है। नोटिफिकेशन जैसे आता है मैं वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे वहां नोटिफिकेशन आता है उसमें जाके एडमिशन हमको उसमें एडमिशन प्रोसीजर होगी, तो उसका एडमिशन का जो देखरेख है उसका काम करता है डीटी, डी फार्म का डीटी ही करता है ना, बस इतना याद रखो। फिर बाकी एडमिशन प्रोसीजर आगे समझाता हूँ। अभी इतना याद रखो, आपको 12th साइंस होना मस्ट है, वो भी पीसीएम या पीसीबी के साथ, और डीटी उसका पोर्टल है जहां से आपका एडमिशन होगा। देन नेक्स्ट है, हम आते हैं दूसरे पे, दैट इज आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, है ना। अब ये है 4 साल का कोर्स, ये डिग्री कोर्सेस है, डिग्री कोर्स है, और सॉरी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो सेम है, आपका पीसीएम पीसीबी 12th में साइंस होना चाहिए। अब जो कंडीशन मैंने बताया था कि आपका मैथ्स भी ड्रॉप है और बायोलॉजी भी ड्रॉप है, तो क्या है ना, आपने फिशरी लिया, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको रेमेडियल कोर्सेस या रेमेडियल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स ड्रॉप किया है तो आपको रेमेडियल मैथ्स करके एक सब्जेक्ट रहेगा, और अगर आपका बायो ड्रॉप है ना,
मैथ्स ड्रॉप है या बायो ड्रॉप है तो रेमेडियल बायोलॉजी, ऐसे दो सब्जेक्ट एड ऑन हो जाते हैं ना। आपका जो कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट होंगे, जनरली 6 ही सब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं 5 भी होते हैं। अब बी फार्म में मेरे ख्याल से 5 रहता है, नहीं अभी उसमें भी 6 हो गया, पहले था जब मैं जब पढ़ाता था तब 5 सब्जेक्ट थे, अभी 6 हो गए, उसमें भी फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट है, बैचलर में भी 6 सब्जेक्ट है, तो 6 के साथ एक एड ऑन हो जाएगा आपका, या तो रेमेडियल मैथमेटिक्स या तो रेमेडियल बायोलॉजी। ऐसे ये सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है। अगर आपने ये दोनों चीजें ड्रॉप की तो आप एलिजिबल हो और आप एडमिशन आसानी से उसमें ले सकते हो। लेकिन एक इसमें बशर्ते ये है कि यहाँ पर क्या होता था, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन होता था, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है बी फार्म में, यहाँ आपके 12th के परसेंटेज 0, परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखते। तो आप बोलोगे आप क्या, तो उसमें आता है सीईटी का रोल, है ना। जैसे मैंने अभी आपका दिवाली के टाइम शायद एग्जाम फॉर्म निकला होगा सीईटी का, है ना। तो उसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, फॉर्म भरा होगा और एग्जाम दिया होगा सीईटी का, है ना। तो उसमें आपने सीईटी दिया होगा और नीट, दूसरा एक होता है नीट। अब वो नीट के थ्रू भी एडमिशन इसमें होते हैं। हाँ, मैंने कल बताया था, मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आप नीट के थ्रू एमबीबीएस वगैरह में बीएएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लेते हो, तो उसके साथ साथ आप बी फार्म में भी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हो। अब क्या होता है, कुछ लोगों के परसेंटेज कुछ बहुत ज्यादा कम होते या मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, जो उनके लिए वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं रहते, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं बी फार्म के लिए, तो उनको बी फार्म में नीट के थ्रू बी फार्म में भी एडमिशन उनका पॉसिबल होता है। और सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, एमएसटी सीईटी करके आता था, अभी एमएस उसको सीईटी प्लेन सीईटी भी बोला जाता है। तो बी फार्म के लिए जो सीईटी होती है उसमें अगर आपने एग्जाम दिया है तो और आपके अच्छे परसेंटाइल है तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर 12th के परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, आपके नीट और सीईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है इन बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का है ना। देन इसका एडमिशन कौन देखता है, तो इसका सीईटी सेल ही एडमिशन, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट करके एक वो सेल होता है, वही आपका जो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो देखता है। वहां डीटीई देख रहा था 12th में, अब यहाँ देख रहा है सीईटी। अच्छे से आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आप जब हम 12th करते हैं तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है ये पता नहीं होता, है ना। तो आप ये अगर वीडियो देख लिए तो आपको पता रहेगा, एक रफ आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे ये चीजें करनी। क्या होता है कभी कभी डेट मतलब लास्ट रहती है और तभी पता चलता है कि भैया एडमिशन प्रोसीजर अभी क्लोज होने वाली, तो क्या करता है आदमी हड़बड़ा जाता है कि करे क्या। तो अगर हमको पहले से एक रफ आइडिया रहे कि हाँ दैट इज द प्रोसीजर एंड दैट इज द ब्लूप्रिंट, तो हम उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, दैट इज एम फार्म। ये बैचलर डिग्री होने के बाद का कोर्सेस है, जब आपका बैचलर हो गया उसके बाद आपका एम फार्म कोर्स आता है ना। वेट अ सेकंड, हाँ सॉरी, तो एम फार्म है, अगर आपका डिग्री हो गया देन उसके बाद यहाँ पर भी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। यहाँ पर भी सिर्फ बी फार्म के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होता है, आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होती है एम फार्म के लिए, दैट इज जीपैट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट करके होता है। इसमें आपने 4 साल जो जो पढ़ा है एमसीक्यूज बेस्ड होता है, इसके लिए शायद मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा व्हाट इज जीपैट और क्या होता है उसके बारे में। तो अभी आप इतना याद रखिए, इंट्रांस एग्जाम बी फार्म आपका पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जीपैट क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होता है, आपका क्वालिफाइड क्वालिफाइड कुछ नहीं होता, आपका परसेंटाइल रहता है। यहाँ पर क्वालिफाइड है ना, कट ऑफ के बेसिस पे आप क्वालिफाइड होते हो, अगर क्वालिफाइड हुए सॉरी तो ये आपका एडमिशन इसमें होगा। अगर आप जीपैट ने आपने सिर्फ जीपैट दिया है और क्वालिफाइड नहीं हो तो एडमिशन नहीं होगा। अब बशर्ते कुछ कॉलेजेस रहती है जो उनको अगेंस्ट कैप एडमिशन देती है ना। अगर क्वालिफाइड सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया है जीपैट तो वो डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में एडमिशन करना है, स्टाइपेंड लेना है, स्टाइपेंड होता है एक स्कॉलरशिप लाइक होता है, जैसे हम 12th के बाद बी फार्म में स्कॉलरशिप लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक स्कॉलरशिप या क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं जिसको हिंदी में, बच्चों को दिया जाता है, तो पढ़ने वाले रहते हैं उनको एक मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है। तो अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो तभी आपको अराउंड 15,000 पर मंथ, मेरे को जितना याद है उतना दिया जाता है। ठीक है, तो और इसका भी एडमिशन सीईटी या एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमारे टाइम में एनटीए देखता था, अभी सीईटी मेरे ख्याल से देखता है अभी। हाँ फाइनल अभी कंफर्म है कि सीईटी ही उसका एडमिशन प्रोसीजर देखता है। बी फार्म आपका बी फार्म प्लस एम फार्म दोनों का एडमिशन सीईटी सेल जो है वो देखता है। देन अब आते हैं हम इनके एडमिशन प्रोसीजर की तरफ कि एडमिशन कैसे करना है। तो आप फॉर एग्जांपल डी फार्म आपने 12th पास आउट किया है, आप 12th पास आउट करके आपने सीईटी या नीट दिया है, और अगर आपने इधर एम फार्म की बात करें तो आपने बी फार्म किया है और उसके बाद आपने जीपैट भी क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या। तो जब उसमें नोटिफिकेशन आता है इस डेट में आपको फॉर्म भरना है ना, जैसे सारी भर्तियों का, पुलिस भर्ती बोलो या जितनी भी गवर्नमेंट भर्ती बोलो, उनमें जैसा होता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो वो नोटिफिकेशन आता है उतने डेट का,
कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक फॉर्म फिलिंग करना है। तो फॉर्म फिलिंग में जनरल बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन लाइक कहाँ से पास आउट किया, कितने परसेंटाइल है, और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं अपलोड करने पड़ते हैं, फिर वो वेरीफाई होते हैं। मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। आपको पर्टिकुलर साइट में जाना है और जिस भी चीज के लिए आप डी फार्म के लिए बोलो, डी फार्म के वहां पर मेन्यू में जाके या टैब में जाके उसका फॉर्म भरना है। बी फार्म बोलो, बी फार्म का टैब भरना है। वहाँ अलग अलग राइट अपना राइट लेफ्ट हैंड साइड में पूरे टैब्स रहते हैं अलग अलग कोर्सेज के। आपको जिस कोर्सेज में अप्लाई करना है उस कोर्सेज में जाके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना होता है पूरा फॉर्म प्रॉपर तरीके से फोटो वोटो अपलोड करो, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करो। अगर आपको लगे तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो उसका एक्चुअल में कैसे भरा जाता है फॉर्म, वो सब मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा, है ना। तो अभी मैं एक रफ ऊपर ऊपर ही आपको प्रॉपर बता रहा हूँ ताकि आपको बस एक रफ आइडिया रहे। एक्चुअली क्या होता है जनरली आप किसी भी इंटरनेट कैफे में जाओ तो वो भर के दे देते हैं, पर उसमें इंफॉर्मेशन कुछ गलत भरने के कारण क्या होता है आपका फॉर्म रिवर्ट आ जाता है। अभी उसके ऊपर आएंगे। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपने क्या किया, अब उसमें वेरिफिकेशन होता है। आपने फॉर्म भरा, वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आपने डाटा सही डाला है कि नहीं, वो चीजों का वेरिफिकेशन होता है थ्रू कॉलेजेस। जिस जिस कॉलेज मतलब हर कॉलेजेस का सेंटर रहता है अलग अलग, वहां पर वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट के। तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो अपलोड किया डाटा वो आपने प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा। तो उसमें एक होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एक होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या होता है आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएंगे, और अगर कुछ क्वेरी रही, क्वेरी माने आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो वो गड़बड़ के लिए वहां से वो रिपोर्ट भेजते हैं कि भैया आपने ये चीज गड़बड़ की है, आप इसको फिर से अपलोड करो, है ना। तो जनरली क्या होता है आप जब कैफे जाते हो तो वो लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उस वजह से क्या होता है आपका फॉर्म रिवर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्म रिवर्ट होना। तो वो रिवर्ट हो जाता है, फिर से आपको वो चीज को अपलोड करके फिर से, या जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो चीजें अपलोड करके आपको फिर से सेंड करना पड़ता है। देन दूसरा होता है एक फिजिकल वेरिफिकेशन। एक होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एक होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है वहां पर कॉलेजेस का नाम आता है ना। अब हर कॉलेजेस को उनका सीट जो आपका वेरिफिकेशन पॉइंट सेंटर है वो अलॉट किया जाता है। एफसी सेंटर बोलते हैं जिसको, फैसिलिटेशन सेंटर बोला जाता है जिसको एफसी सेंटर। हर कॉलेज, जितने भी कॉलेज इसके अंदर एनरोल होंगे डीटी के अंदर या सीटी के अंदर, उनका एक फैसिलिटेशन सेंटर, एफसी सेंटर जिसको बोला जाता है, वो अलॉट किया जाता है। और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वेरीफाई होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या उसका एक बंद जेरोक्स का और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये लेके जाके खुद से वेरीफाई करवाना पड़ता है वहां जाके। पर लोग क्या होता है कि जाने तरास आता है या दूर होगा ये सोच के क्या करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डाल देते हैं। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन का जैसे मैंने पहले बात बताया कि लोग खोल के देखते नहीं। अब कैफे वाले के पास आपने फॉर्म भरा, आप घर आके तो उसको बार बार खोल के देखेंगे नहीं कि भैया मेरा फॉर्म में कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तो क्या होता है वो जब फॉर्म रिवर्ट आता है तो कैफे वाला भी खोल के नहीं देखता आपका फॉर्म। तो उसमें क्या होता है नोटिफिकेशन आते हैं आपको, टेक्स्ट मैसेज पे नोटिफिकेशन आता है उसका, अगर कुछ क्वेरी रही तो। लेकिन टेक्स्ट मैसेज हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं टेक्स्ट मैसेज, ढंग से पढ़ते नहीं या पढ़ना नहीं आता। तो उस कारण क्या होता है वो एक वेरिफिकेशन जो या रिवर्ट फॉर्म जो हुआ है उसको फिर से अपलोड करने का डेट रहता है कि भैया इतने दिन में आप क्या करो, अब डेट अब सॉरी उसको अपडेट करो। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो क्या होता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस कारण से बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, है ना। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन ना करते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। उससे एक फायदा होता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन, अब ऑब्वियसली हम अपने रीजन के ही कॉलेज में अपना एफसी सेंटर डालेंगे या वेरिफिकेशन के लिए पॉइंट डालेंगे, तो उससे क्या होता है आप कॉलेज भी देख के आ जाओगे कि एक्चुअल में कॉलेज में क्या है क्या नहीं है ना। तो एक फायदा ये भी होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का। अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, सब आपका क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद लगती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब जिसका, मतलब मेरिट लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, मतलब क्या कि उसका कुछ ना कुछ ऑनलाइन या तो ये वेरिफिकेशन के टाइम कुछ तो गड़बड़ रहा होगा या तो वो क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहा होगा, है ना। अब जैसे मैंने बताया था 17 नंबर वाले फॉर्म वाले, वो कुछ काड़ी करके या गड़बड़ करके क्या होगा फॉर्म भर दिए, तो ऐसे वालों को क्या करती है ये जो एडमिशन वाली कमेटी है वो उसको वहां से निकाल देती है। तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता, या किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है या कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, है ना। तो उसके लिए भी फिर वो टाइम देते कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक कर लो आप, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। फिर अगेन दो बार मेरिट लिस्ट आती है, मतलब एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो आप फिर से फॉर्म आप एप्लीकेशन दो और उसके बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो। देन एक आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। दो मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया तब आप अपना आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। अब आगे की प्रोसीजर क्या है, तो आपने कैप राउंड का नाम सुना होगा, है ना। तो कैप जो अलॉटमेंट होता है, एक्चुअल अलॉटमेंट या एक्चुअल एडमिशन होता है उसका फॉर्म होता है, दैट इज कैप, है ना। तो उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ता है ना। अब आपने ये फॉर्म भरा, वेरिफिकेशन हो गया, दैट इज नॉट सफिशिएंट।
आपको कैप राउंड भरना भी जरूरी है ना। अब कैप राउंड या जनरली 3 राउंड होते हैं, पहले 2 होते थे, अभी 3 या 4 कर दिए है ना, 4 राउंड कर दिए। बी फार्म में आई थिंक 4 राउंड कर दिए और डी फार्म में 3 है ना। तो ये राउंड ऐसे होते हैं, पहला राउंड होता है, उसके बाद दूसरा राउंड होता है, उसके बाद तीसरा राउंड होता है। तो अब ये राउंड्स क्या, तो पहला राउंड बोले तो जितने भी ज्यादा हायर परसेंटेज वाले है ना, मेरिट लिस्ट में एक्चुअली उनका नाम आ जाता है पहले। तो क्या होता है कट ऑफ के हिसाब से, अब कट ऑफ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग है, 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 100 लोग में से सीटें अगर 25 है तो हम किसको लेंगे, जो लोगों के 25 जिन 25 लोगों के ज्यादा मार्क्स है उनको हम क्या करेंगे, पहले लेंगे, है ना। तो वैसा ही होता है कट ऑफ। अब ये क्या होता है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। अब कैटेगरी बोले तो एस सी एस टी ओबीसी और ओपन, ऐसे कैटेगरी वाइज ये 25 सीटें जो है, अब 25 मतलब हम ले सकते हैं, मतलब 25 हमारे पास सीटें वैकेंट है, तो 25 सीटों का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइफर्केशन होता है। और उस 25 में से फिर जैसे 10 10 10 10 का डिस्ट्रीब्यूशन, 10 10 5 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे उसके हिसाब से कट ऑफ सेट रहता है। हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ रहता है, तो उसके हिसाब से वहां पर उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा 95 परसेंटाइल है और मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज चाहिए, तो उसका कट ऑफ अगर 90% है तो मेरा एडमिशन उसमें हो जाएगा, क्योंकि वो 90 वालों को ले रहा है, तो मेरा तो 95, तो आराम से वहां पर नंबर लग सकता है ना। तो ऐसे कॉलेज का, अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप कैप राउंड भरते हो तो वहां पर कॉलेजेस के नाम डालने पड़ते हैं। नाम मतलब वहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रेफरेंस, 4 कॉलेज में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 4 या 8 कॉलेजेस आप लोग डाल सकते हैं। मैं जब करता था, जब मैंने किया था तब तो 8 या 12 कॉलेजेस डाल सकते थे। अभी मेरे ख्याल से 5 कॉलेजेस है या उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। मेजरली 5 ही डालते हैं, क्योंकि अपने रीजन के आसपास या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज का आप डालते हो, बाकी कॉलेजेस का आप डालते भी नहीं, है ना। तो उस कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ सेट होता है और उस कॉलेज में नंबर लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 4 कॉलेज सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी, है ना, ऐसे 4 कॉलेज सिलेक्ट किया और 4 कॉलेज का नाम आपने डाल दिया, है ना। अब क्या होता है कैप राउंड 1 में, अब फॉर एग्जांपल आपका 65 परसेंटेज है, एक्चुअल में होता नहीं, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका 65 परसेंटाइल है जो मैच कर गया सी से। लेकिन आप क्या करोगे, आपको सी में एडमिशन नहीं लेना है, आपने तो सिर्फ प्रेफरेंस के लिए डाला था, आपको एडमिशन सिर्फ ए में होना, इसलिए आपने नंबर 1 डाले थे, पहला प्रेफरेंस आपका ए था। तो आपको क्या होगा, कैप राउंड 2 के लिए भरना पड़ेगा। यहाँ तो आपको मिल गया, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ एडमिशन सी में आपको इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, सीट रिजर्वेशन करना पड़ता है। एक सीट रिजर्वेशन करके होता है, 1000 रुपए उसके लिए वो लेता है, सीटी या डीटी लेता है, 1000 रुपए का आपको वो फीस पे करके आपके लिए एक सीट बुक हो जाती है, कि अगर आपने कैप राउंड 2 में और 3 में अगर फिर से कैप राउंड खेला और आपको एडमिशन नहीं मिला ए में, तो आपकी ये जो सी वाली सीट है वो रिजर्व रहती है। अगर आपने ये फीस नहीं भरा और फिर से आपने कैप राउंड खेला और यहाँ पर आपका नंबर नहीं लगा, तो फिर ये जो सीट है ये आपकी चले जाएगी आपके हाथ से, है ना। तो ये क्या होता है, फ्रीजिंग करना या सीट आपका रिजर्व करना वो जरूरी होता है ना। और अगर आपने 65% मिला, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर 70% है, आपने नंबर ए डाला और पहला प्रेफरेंस आपका ए है कॉलेज, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो भी कॉलेज होंगे, तो आपको अगर पहले राउंड में ये मिल गया तो ये ऑटो फ्रीज हो जाता है, मतलब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है कि दोबारा आप कैप राउंड 2 के ले जाए, है ना। आपको यहाँ पर एडमिशन 100% लेना था। इसका मतलब ये है कि आपने पहला प्रेफरेंस रखा था और आपको पहला प्रेफरेंस मिल गया, तो आप क्या के लिए दूसरे प्रेफरेंस पे जाओगे, है ना। तो ये होता है, तो ऐसे ये एडमिशन प्रोसीजर होती है। तो इसमें कैप राउंड 1 होता है। अब कैप राउंड 1 में अगर फॉर एग्जांपल किसी में भी नंबर नहीं लगा, तो आपको सीट वगैरह रिजर्व करने की, ये जो सीट वाला रिजर्व करने वाला होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप सीधा जाओ कैप राउंड 2 खेलो, उसके बाद कैप राउंड 2 में भी अगर नंबर नहीं लगता तो कैप राउंड 3 के लिए जाना पड़ता है ना। अब इनमें तीनों में नहीं लगा, आप बोले कि भैया हमारा एडमिशन इस मतलब ये तीनों में नहीं लगा, तो एक तीसरा होता है दैट इज अगेंस्ट कैप, है ना। तो कुछ कॉलेज में क्या होता है, ये सब कैप राउंड होने के बाद भी कुछ सीटें बच जाती है, जो सीटें वो उनको तो फुलफिल करना ही है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अगेंस्ट कैप का एडमिशन लेते हैं। अगेंस्ट कैप में क्या होता है कि आपको एडमिशन तो दिया जाएगा, लेकिन फीस क्या होती है, फुल फीस भरनी पड़ती है ना। फॉर एग्जांपल आपकी 85,000 फर्स्ट ईयर की फीस है ना। 85,000 आपकी अगर फर्स्ट ईयर की फीस है, तो ये पूरी की पूरी आपको भरनी पड़ेगी। अब कैप राउंड का फायदा क्या है, कैप राउंड का फायदा ऐसा है, अगर आप एससी या एसटी हो तो आपको 0% फीस भरनी पड़ेगी, है ना। 0% फीस मतलब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, पर्टिकुलर कॉलेज का डिपेंड करता है, डेवलपमेंट फीस उसमें लिया जाता है, डेवलपमेंट फीस और आपका डोनेशन कुछ कुछ कॉलेजेस में लेते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको जो ये 85,000 इसमें से आपको 0 पे करना पड़ेगा। देन वो उसके बाद आते हैं अपन ओबीसी की तरफ। तो ओबीसी को होती है 50% स्कॉलरशिप, है ना। 50% स्कॉलरशिप माने आपको फॉर एग्जांपल 85,000 आपकी फीस है, इसका आधा कर लो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो भी फीस आएगी आपकी उतनी फीस आपको ओबीसी वालों को पे करनी पड़ेगी, है ना। देन उसके बाद आते हैं हम एनटी वालों के लिए, है ना। एनटी का भी सेम है एज ऑफ आपका एससी एसटी,
उसके बाद आते हैं एनटी ओबीसी में जनरली कुछ कुछ, अब उसमें भी एनटी ए और एनटी बी आते हैं, तो है ना वो भी बाइफर्केशन है ना, कि एनटी ए कभी कभी इसमें आता है एससी एसटी और उसमें क्या काउंट हो जाता है, और एनटी बी ओबीसी में काउंट हो जाता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन अब उस साल का क्राइटेरिया क्या है, हर साल के क्राइटेरिया चेंज होते हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर वो डिपेंड करता है। देन अगर आप ओपन हो तो आपको फुल फीस भरनी ही पड़ेगी, है ना। 85,000 आपको भरनी ही पड़ती है। अब बोलोगे कि हम तो मर गए गरीब, है ना, ओबीसी वाले, तो वैसा कुछ नहीं है। ओबीसी के लिए एक रहता है, दैट इज आपका ईबीसी स्कॉलरशिप, है ना, जो हम भरते आ रहे हैं, पहले से ही भरते आ रहे हैं ना, ईबीसी स्कॉलरशिप 11 12 में आपने शायद भरा होगा, तो वो होती है ईबीसी स्कॉलरशिप। अगर आपका कैप राउंड में नंबर लगा है और आपने ईबीसी फॉर्म भरा, तो आपको अगेन सेम बेनिफिट मिलते हैं एज ऑफ ओबीसी। जैसे ओबीसी को 50% स्कॉलरशिप मिलती है, वैसे ही आपके ओपन को भी आपकी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना, 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो आपको फीस में माइनस हो जाती है। आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपका 80,000 फीस है, तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा, 40,000 गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना। तो ये है पूरा प्रोसीजर। उसके बाद कैप राउंड में हुआ, कैप राउंड में आपको कॉलेज मिला, देन उसके बाद उस कॉलेज में जाना है और आपका एडमिशन क्या बोलते हैं, कैप अलॉटमेंट करना है आपको। फीस तो आपने ऑलरेडी अगर सीट की पे कर दी हो तो करना पड़ता है, अगर नहीं किया तो करना पड़ता है, और कर दिए हो तो फिर आपको आपसे ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा के नहीं लिए जाएंगे, बस वो आपको लेटर दिखाना है फीस पे का, बस हो गया। उसके बाद आपका एडमिशन एडमिशन होगा, फिर आप जाइए अपने कॉलेज और पढ़िए बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या एम फार्मेसी, जो भी आपको करना है ना। तो दैट्स सेट, इतना ही था डी फार्म और बी फार्म के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और बी फार्म कोर्सेज के बारे में। देन इसका स्कोप क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।